अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन बॉडी इनहेलेशन एंड चॉकिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले इन्होंने जो केस एक्सप्लेन किया है वो है 3 साल बच्चा, प्रीवियसली वेल था, प्रेजेंट्स विथ सडन ऑनसेट की उसको कफ स्टार्ट हुई है, अचानक से सडन ऑनसेट कफ एंड वीजिंग वाइल ईटिंग नट्स। ठीक है, वो नट्स खा रहा था, हिस्ट्री है ये कि नट्स खा रहा था, अचानक से उसको कफ और वीजिंग हुई है। उसकी कफ जो है वो ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, नेबुलाइजेशन की है उससे भी रिस्पॉन्ड नहीं हो रही। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में रिवील हुआ है कि एयर ट्रैपिंग मिली है ऑफ द राइट लंग विथ शिफ्ट ऑफ द हार्ट एंड मेडिएस्टिनम टू द लेफ्ट। यानी राइट लंग पे, बच्चे के राइट लंग पे हाइपर इन्फ्लेशन मिली है, एयर ट्रैपिंग मिल रही है, जिसकी वजह से हार्ट और मेडिएस्टिनम ऑपोजिट साइड लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट हो गए हैं, एयर ज़्यादा ट्रैप हो गई है। ठीक है, तो ये एक्चुअली फॉरेन बॉडी इनहेलेशन का एक सिनेरियो है। अब जो है इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी जो है इज़ एनी एस्पायरेटेड सब्सटेंस दैट इज़ नॉट नेचुरल टू द बॉडी पैसेज इन विच इट इज़ फाउंड। ठीक है, फॉरेन बॉडी को खा लेना है, इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी। तो इंजेस्टेड जो फॉरेन बॉडी है वो एक्चुअली एक ऐसा एस्पायरेटेड सब्सटेंस है जो कि बॉडी के नेचुरल पैसेज में नहीं है, जहाँ पे वो मिल रहा है। ठीक है, जिस जगह पे बॉडी में, जिस पैसेज में हमें वो मिल रहा है, वो उसके नेचुरल, उसके बॉडी पैसेज में नहीं है, एस्पायरेटेड सब्सटेंस है। ठीक है, फॉरेन बॉडी की इंजेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे जो है कोई भी फॉरेन चीज़, कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी खा लेते हैं और फिर उसको एस्पायरेट भी कर लेते हैं, लंग्स में चली जाती है, ट्रेकिया में, कैरिना में फंस जाती है। ठीक है, तो उसकी इंजेक्शन कोई भी फॉरेन बॉडी खा लेना बच्चों में क्यों कॉमन है? एक तो पुअर सुपरविजन बाय एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स की सुपरविजन सही नहीं होती, ख्याल नहीं रखते बच्चों का। दूसरी बात कि बच्चे जो है हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं या नेज़ल पैसेजेस में। ठीक है, इवन जो है नाक में भी फॉरेन बॉडीज़ मिली हैं, ईएनटी में हमने डिस्कस किया था। तो नाक में, माउथ में बच्चे कुछ भी डाल लेते हैं। तो ये 2 वजूहत हैं कि क्यों फॉरेन बॉडी इंजेक्शन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। अब बच्चे जो है वो, बच्चे अक्सर हम उनको खाना भी खिला रहे होते हैं तो बच्चे भाग रहे होते हैं। ठीक है, भाग भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, उसी टाइम पे वो सांस भी ले रहे हैं। तो इसीलिए इनमें जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट को इन्हेल करने का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें साथ कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा कह रहा है कि डेथ फ्रॉम द मैकेनिकल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन बिटवीन 1 to 4 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो इस मैकेनिकल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अब उन्होंने इन्हेल कर ली फॉरेन बॉडी, तो उनका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से 1 से 4 सालों बच्चों में डेथ जो है कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोई फॉरेन बॉडी, मैकेनिकल फॉरेन बॉडी की वजह से। फूड और सिक्के, कॉइन्स जो है मोस्ट कॉमन कॉज है चॉकिंग के। मैंने भी पर्सनली जो है बचपन में कॉइन जो है वो एस्पायरेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो ट्रैकिया में तो नहीं गया, लेकिन फॉर्चुनेटली वो ईसोफेगस में एंटर हो गया था। तो यानी बच्चे जो है इस तरह फूड और कॉइन्स को, स्पेशली मैंने कॉइन जो है कर लिया था इंजेस्ट, तो इनको, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं चोकिंग के। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 50% जो एस्पायरेशन है वो विटनेस नहीं होती बाय एडल्ट्स। बच्चे जो है वो एस्पायरेट कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता बड़ों को कि उन्होंने कोई चीज़ एस्पायरेट कर ली है। ठीक है, 50% केसेस में। मोस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो कफ रिफ्लेक्स के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। बच्चे ने जो है एस्पायरेट कर लिया, ऑब्वियसली उसका कफ रिफ्लेक्स जो है ट्रिगर होगा, खांसने से वो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाती है मोस्टली, और उनको कभी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फॉरेन बॉडी की वजह से इंजरी जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है, इंजरी रिलेटेड डेथ इन द यंग चिल्ड्रन देन 1 ईयर ऑफ चाइल्ड, 1 ईयर ऑफ एज। यानी अब वो फॉरेन बॉडी अगर निकल भी गई है, लेकिन उसने जाके अगर इंजरी कराई है, सपोज़ के कोई पिन है या इवन कोई भी फॉरेन बॉडी अगर जाके पॉइंटेड है, इंजरी करवाएगी, तो उसकी वजह से भी डेथ होती है 1 साल से यंगर बच्चों में बनस्पत 1 साल के बच्चों से। ठीक है, तो अब फॉरेन बॉडी इंजेक्शन और इनमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होता है फॉर फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, ऐसे बच्चे में जिसको अनएक्सप्लेन्ड रेस्पायरेटरी सिम्टम हो रहे हैं। जिस तरह हमने सिनेरियो भी देखा, केस जो देखा, उसमें उन्होंने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक से सडन ऑनसेट की कफ हुई है। तो अगर अनएक्सप्लेन्ड बिल्कुल अचानक से इस तरह रेस्पायरेटरी सिम्टम हो, तो उनमें हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना होता है कि ये फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन का केस हो सकता है। ठीक है, जो सिम्टम्स, फिज़िकल फाइंडिंग्स और कॉम्प्लिकेशन रेट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एस्पायरेटेड फॉरेन ऑब्जेक्ट पे। जिस तरह छालिया वगैरह भी बच्चों को दे देते हैं तो वो उसको एस्पायरेट कर लेते हैं। तो जो सिम्टम्स होंगे और फिज़िकल फाइंडिंग, कॉम्प्लिकेशन, वो सारी उस फॉरेन बॉडी की नेचर पे डिपेंड करता है, और जिस जगह पे उसने जाके ऑब्स्ट्रक्शन करवाई है तो उतनी सीवियरिटी के उस हिसाब से सिम्टम होंगे, लेस सीवियर, मोर सीवियर, तो उन पे डिपेंड करता है।
ठीक है, नेचर ऑफ एस्पायरेटेड फॉरेन बॉडी पे, लोकेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन पे, और कितनी डिग्री की उसने ऑब्स्ट्रक्शन करवाई है। ठीक है, सपोज़ अगर अपर एयरवे में है ऑब्स्ट्रक्शन लैरिंग्स या ट्रैकिया के लेवल पे, तो उसको अक्यूट ऑनसेट डिस्ट्रेस होगा बच्चे को। ठीक है, इनफेक्टिव कफिंग होगी, यानी कफ जो है वो करने की कोशिश करेगा लेकिन वीक या साइलेंट होगी, बच्चा रो नहीं पाएगा क्योंकि एयर फ्लो ब्लॉक हो गया ना, ऊपर है, अपर एयरवे पे है, साइनोस्ड होगा, ऑक्सीजन नहीं जा रही, कॉन्शियसनेस लॉस। इसी तरह अगर लेवल पे हमने कहा ना, तो अगर लोअर एयरवे में है ऑब्स्ट्रक्शन तो चोकिंग की हिस्ट्री होगी। ठीक है, विटनेस की होगी किसी ने, पेरेंट वगैरह ने, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सडन ऑनसेट ऑफ कफ होगी बच्चे को, परसिस्टेंट फोर्सफुल कफ रिफ्लेक्स उस फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने के लिए, उसमें उसको वीजिंग होगी। ठीक है, हाई पिच्ड विस्लिंग साउंड जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकस की वजह से। इसी तरह अगर इसके अलावा ब्रेथ साउंड हमें वहाँ पे डिक्रीज मिलेंगे और सिम्टम उसके परसिस्टेंट रहेंगे। अगर लोअर एयरवे में तो कफ और वीजिंग जो है इम्प्रूव नहीं होगी ट्रीटमेंट से, तो फॉरेन बॉडी हो सकता है। इसी तरह अगर किसी को लेट या क्रोनिक फाइंडिंग मिल रही है, फॉरेन बॉडी ठीक रिमूव ना की गई तो क्रोनिक सिम्टम्स हो जाएंगे। तो उसमें क्रोनिक कफ रहेगी काफ़ी टाइम से बच्चे को जो रिजॉल्व नहीं हो रही, बुखार रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन करवाएगी, वीजिंग परसिस्टेंट रहेगी, हेमोप्टाइसिस, ठीक है, कफिंग अप ब्लड, और लंग एब्सेस भी डेवलप कर सकता है क्योंकि वो क्रोनिक इन्फेक्शन करवाएगी। और इसलिए तो डिपेंड करता है, यानी क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हैं, क्लिनिकल फीचर्स फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन और चोकिंग में, कि एक तो लेवल कौन सा है, वेरी करते हैं कि फॉरेन बॉडी की लोकेशन क्या है, कितनी डिग्री की उसने ऑब्स्ट्रक्शन करवाई है, और टाइम सिंस इवेंट। ठीक है, उसके अलावा नेचर क्या है फॉरेन बॉडी की। ठीक हो गया। अब डायग्नोज हम कैसे करते हैं फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन को? सबसे पहले तो चेस्ट एक्सरे देखेंगे कि क्या है फॉरेन बॉडी है। तो चेस्ट एक्सरे में रोएंटोजीनोग्राफिक एग्जामिनेशन, ठीक है, ये रोएंटोजीनोग्राफिक एग्जामिनेशन एक चेस्ट एक्सरे ही है। ठीक है, एक्चुअली इसमें ये मोस्ट कॉमन एग्जामिनेशन है सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी के लिए। तो स्टैंडर्ड एक्सरे की निस्बत जो है इसमें इफेक्टिवनेस जो है ना स्टैंडर्ड एक्सरे की, डिपेंड करता है कि वेदर फॉरेन बॉडी रेडियो ओपेक है जो हमें एक्सरे पे नज़र आएगी, या रेडियो लूसेंट है। ठीक है, तो अगर वो रेडियो ओपेक है फॉरेन बॉडी, जैसे मेटल वगैरह कॉइन कर लिया उसने एस्पायरेट, बटन बैटरी वगैरह, तो हमें प्लेन एक्सरे पे नज़र आ जाएगी। रेडियो लूसेंट होगी तो वो हमें नज़र नहीं आएगी एक्सरे पे, जैसे पीनट नट्स एस्पायरेट कर लेते हैं बच्चे, सीड्स वगैरह, तो उसमें फिर हमें सेकेंडरी साइंस ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के जो है उनके बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के साइन। एक्सरे फाइंडिंग्स उसमें फिर हमें एयर ट्रैपिंग मिल सकती है, एटिलेक्टेसिस डिस्टल टू द फॉरेन बॉडी। ठीक हो गया। अब इसमें जो रोएंटोजीनोग्राफिक एग्जामिनेशन जो हम ये चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, ये सिर्फ रेडियो ओपेक जो है उनके लिए ही कह रहा है कि यूज़फुल है, बट मे बी बेनिफिशियल फॉर एसिमेट्रिक लंग एक्सपेंशन या कोलैप्स। ठीक है, बेशक अगर वो रेडियो ओपेक नहीं है तो अगर हमें लंग कोलैप्स मिल रहा है या एसिमेट्रिक लंग एक्सपेंशन मिल रही है तो उससे भी हमें क्लू मिल सकता है कि फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन है। ठीक है, तो उसमें अगर फॉरेन बॉडी नहीं भी नज़र आ रही है रोएंटोग्राफिक एग्जामिनेशन पे, लेकिन अगर हमें हाइपर इन्फ्लेशन मिल रही है, एयर ट्रैपिंग, तो ये भी एक कॉमन फाइंडिंग है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगी उस अफेक्टेड लंग में, क्योंकि फॉरेन बॉडी जो है ना एक वन वे वाल्व की तरह एक्ट करती है, एयर को लंग में जाने देती है ऑन इंस्पायरेशन, उसको लीव नहीं होने देगी, तो लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड होंगे। ठीक है, तो वो हमें नज़र आएगा एक्सरे पे। इसी तरह एटिलेक्टेसिस मिल सकता है, कोलैप्स। ठीक है, वहाँ पे एयर नहीं गई तो वो फॉरेन बॉडी ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो कोलैप्स हो गया है, वो हमें नज़र आएगा। तो मेडिस्टिनम शिफ्ट वगैरह एक्सरे पे मिलेगा, मेडिस्टिनल शिफ्ट मिल सकती है हाइपर इन्फ्लेशन या कोलैप्स की वजह से। नमूनिया, अगर क्रोनिक पुरानी फॉरेन बॉडी है तो उससे रिकरेंट और परसिस्टेंट नमूनिया होगा सेम लंग सेगमेंट में, जो एक्सरे पे हमें कंसोलिडेशन की फॉर्म में नज़र आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। दूसरा है ब्रोंकोस्कोपी। देखिए, ब्रोंकोस्कोपी ओनली वे है जिससे हम डेफिनेटली डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं ट्रैकियल फॉरेन बॉडीज़ को जो ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो वो ब्रोंकोस्कोप होता है इंस्ट्रूमेंट, वो पास करते हैं ट्रैकिया के थ्रू, ठीक है, माउथ के थ्रू, और उससे उसको फिर निकालते हैं। थेरेप्यूटिक भी है, डायग्नोस्टिक भी है। तो ऑल्दो रेडियोग्राफ आर हेल्पफुल फॉर रेडियो ओपेक, अगर ट्रैकियल फॉरेन बॉडी है ज़्यादातर उनको ब्रोंकोस्कोपी से ही हम करते हैं डायग्नोज, वरना वैसे रेडियो ओपेक के लिए हम वो चेस्ट एक्सरे। मैनेजमेंट किस तरह ट्रीट करें बच्चे को? जो भी वो ऑब्जेक्ट उसने बच्चे ने एस्पायरेट किया उसको रिमूव करते हैं। पेशेंट जिनको अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन है उसको एमरजेंटली हमने ट्रीट करना होगा एट द सीन बाय आइदर चेस्ट ब्लो, ठीक है, चेस्ट ब्लो दिए जाते हैं, या एंड थर्स्ट, या फिर एब्डोमिनल थर्स्ट देंगे। ठीक है, या तो चेस्ट ब्लोज एंड थर्स्ट या एब्डोमिनल थर्स्ट, डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है पेशेंट की, और वाइल अटेम्प्टिंग टू मेंटेन ऑक्सीजनेशन।
ठीक है, ऑक्सीजनेशन को भी मेंटेन रखना है। तो यहाँ पर फिगर देखें, बच्चा है, उसको जो है चेस्ट थ्रस्ट मेथड के ज़रिए उसकी फॉरेन बॉडी को रिमूव किया जा रहा है। चेस्ट थ्रस्ट में ना एक्चुअली चेस्ट कंप्रेशंस होती हैं, मैनुअल टेक्निक है जिसमें हम फॉरेन बॉडी को ना एयरवे से डिसलोज कर रहे हैं। ठीक है, इन्फेंट, प्रेग्नेंट या ओबीस पर्सन में जिसको चोकिंग होती है उसमें करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी फर्स्ट एड का ये पार्ट है। जब हेमलिश मैन्योवर जो है सेफ़ नहीं होता या इफ़ेक्टिव नहीं होता हेमलिश मैन्योवर जिसमें हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, तो उसमें भी हम चेस्ट थ्रस्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं ये, इसमें हम फॉरेन बॉडी जो है ट्रैकिया से बाहर आ जाएगा, क्योंकि चेस्ट थ्रस्ट से ना बर्स्ट ऑफ एयर क्रिएट होगा फ्रॉम द लंग्स, तो उसको बाहर निकाल देगा। तो हम एयरवे में प्रेशर जनरेट कर रहे हैं विदाउट अप्लाइंग फोर्स टू एब्डोमेन, एयरवे में ही प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, जो इन्फेंट 1 साल से छोटा है तो उसमें ये हम प्राइमरी मेथड करते हैं चोकिंग में। और अगर वो इसकी कफ इनफेक्टिव है या वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो उसमें हम ये करते हैं। ठीक है, 5 बैक ब्लो की सीरीज़ में हम ये परफॉर्म करते हैं। बेबी का हेड जो है डाउनवर्ड फेस करेगा ऑन द रेस्क्यूअर फोर आर्म। ठीक है, इसका वैसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे है, देखिए बैक स्लैप मेथड की तरह, इस तरह ज़्यादा करें तो बेहतर है। डाउनवर्ड उसकी फोर आर्म की तरफ उसका फेस होगा, और ये जो है चेस्ट थ्रस्ट हमने उसके ब्रेस्ट बोन पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वीडियो में बच्चे को जो है इस तरह से सपोर्ट करना है, जिस तरह फिगर में भी दिखाया गया है, फोर आर्म पे। ठीक है, पूरी बॉडी उसकी सपोर्टेड है, फेस को भी सपोर्ट किया है, और जो है हमने 5 टाइम्स जो है इस तरह से बैक थ्रस्ट देने हैं। ठीक है, बैक ब्लो करना है बिल्कुल इस तरह डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह एरो गिवन है। तो 1 2 3 4 5 हैंड की मूवमेंट देखें, तो ये बैक थ्रस्ट, अभी भी बच्चा ने खांसी नहीं की और जो है उसने रिस्पॉन्स शो नहीं किया और उसका फॉरेन बॉडी बाहर नहीं निकली, तो हम उसके चेस्ट थ्रस्ट देंगे। ठीक है, बिलो बिटवीन द निपल्स, ठीक है, बीच में बिल्कुल सेंटर में हमने चेस्ट थ्रस्ट देने हैं। अब ट्राई करके दिखाएंगी ये। तो सबसे पहले हमने बैक पे देने हैं। ठीक है, अल्टरनेट करते जाएंगे जब तक वो बाहर नहीं आ जाती, बच्चा खांस नहीं लेता। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, फिर उससे भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आया तो फिर अब 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। सीधा किया बेबी को, उसी तरह आर्म सपोर्ट किया उसकी फुल बॉडी को, सेंटर में बिल्कुल बिटवीन द निपल्स 1 2 3 4 5 थ्रस्ट दे रहे हैं। ठीक है, चेस्ट थ्रस्ट, फिर भी नहीं हुआ तो दोबारा अगेन बैक स्लैप देनी है। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट करना है। यहाँ पे भी इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि चेस्ट ब्लोज और थ्रस्ट एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट डिपेंड करता है एज क्या है बच्चे की, और उसकी ऑक्सीजनेशन को भी मेंटेन रखना है। बच्चा जो कि हु कैन कफ, इन अ चाइल्ड हु कैन कफ ब्रीद, या वो बोल भी पा रहा है, तो नो इंटरवेंशन इज़ एसेंशियल। एंड नेचुरल कफ इज़ अ मोर इफेक्टिव दैन द एयरवे और चेस्ट कंप्रेसिव मैन्योवर। ठीक है, अगर वो खांस पा रहा है, खुद ही खांस के निकाल ले तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई भी हम इस तरह का मैन्योवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बच्चा नहीं खांस रहा, ना ही ब्रीद कर पा रहा है, ना बोल पा रहा है, तो उसमें हमने ये मैन्योवर्स परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, वरना वो अपने कफ रिफ्लेक्स से निकाल सकता है फॉरेन बॉडी को। फिंगर्स शुड नॉट बी पुट ब्लाइंडली इनटू द माउथ या फॉरेन बॉडी रिमूवल, हम उसके मुंह में हाथ नहीं डालेंगे उस फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना, उससे फॉरेन बॉडी और ज़्यादा एयरवे में डिसलॉज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि बच्चा जो कि 1 साल से छोटा है और वो अनरिस्पॉन्सिव है, छोटा बच्चा है, साल से बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, तो उसमें इस तरह बैक ब्लोज और चेस्ट थ्रस्ट जो है मैंने आपको समझाया, वीडियो भी दिखाई, ये हम रेकमेंड करते हैं इन कंसर्ट विद अटेम्प्ट्स एट वेंटिलेशन। यानी ये हमने किए बैक थ्रस्ट और चेस्ट थ्रस्ट और बैक स्लैप मेथड, उससे भी अब अभी भी अगर बच्चा बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है तो फिर अब हम बच्चे का जो है CPR करते हैं। ठीक है, फॉर एन अनरिस्पॉन्सिव चाइल्ड ओल्डर देन 1 ईयर, अच्छा छोटा था 1 ईयर से, तो उसमें हमने ये थ्रस्ट एंड ब्लोज ये सारे किए जो मैंने आपको दिखाया। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें फिर हम एब्डोमिनल थ्रस्ट जो हेमलिश मैन्योवर है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हेमलिश मैन्योवर। एब्डोमिनल थ्रस्ट आर नॉट यूज फॉर चिल्ड्रन, जो 1 साल से छोटे हैं उनमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें एब्डोमिनल विस्कस को परफोरेट करने का रिस्क होता है। तो याद रखिएगा, 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसमें बैक ब्लोज और चेस्ट थ्रस्ट, 1 साल से बड़ा है तो उसमें हेमलिश मैन्योवर। ठीक हो गया। देन एंडोस्कोपी मैनेजमेंट में, अब एंडोस्कोपी चिल्ड्रन जिनको डिस्टल चली गई है बहुत ज़्यादा फॉरेन बॉडी, तो उनकी एंडोस्कोपी की जाएगी। ठीक है, यानी एयरवे में नहीं गई, वहाँ ईसोफेगस में, तो एंडोस्कोपी के जरिए रिमूव करेंगे। सर्जरी भी की जा सकती है ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए। एंड लास्टली अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर डेवलप हो तो उसमें हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बच्चों में किस तरह हेमलिश मैन्योवर परफॉर्म किया जाता है उसमें देखें। हमने जो है ज़ीफर्ड प्रोसेस और बेली बटन के दरमियान जो रखना है, सबसे पहले फर्स्ट थंब साइड हम डाउन रखेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन दोस एंड द अदर साइड। अब इसको प्रेस करना है इन एंड अप। ठीक है, इनवर्ड एंड अपवर्ड प्रेशर लगाना है, याद रखिएगा, जब तक कि वो फॉरेन बॉडी जो बाहर नहीं आ जाती।
ठीक है, 5 टाइम करेंगे और फिर बैक ब्लोज के साथ अल्टरनेट करेंगे। तो इस तरह से हेमलिश मैन्योवर जो 1 साल से बड़ा बच्चा उसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हेमलिश मैन्योवर, जैसे ये 4 साल बच्चा है, इसमें डायरेक्टली इसको खड़ा करना है, उसके पीछे आप खड़े हो जाएं, ठीक है, और बैकवर्ड पुश करके, और इस तरह से आप पोजीशन देखें। ये फिस्ट बनानी है पहले राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड उसके बिल्कुल नॉन डोमिनेंट हैंड उसके ऊपर रखना है, ठीक है, और फिर जो है बोथ हैंड्स रोल करने हैं अप एंड टूवर्ड योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, उसमें अब हमने फोर्स करना है आर्म्स को अप एंड टूवर्ड योर सेल्फ। हम अपनी तरफ जो है 1 और 2 पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है, अपवर्ड और अपनी तरफ हमने उसको पुल करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी हमने देखी मैनेजमेंट फॉरेन बॉडी इनहेलेशन की और चोकिंग की, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो भी है उसको हम रिमूव करेंगे। चेस्ट ब्लोर थर्ड्स मैंने आपको दिखाया। 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसमें ये मेथड परफॉर्म करते हैं, स्पेशली अगर वो सांस नहीं ले पा रहा, बोल नहीं पा रहा, खांस नहीं पा रहा। अगर वो कर रहा है, खांस रहा है, तो उसको उसमें ये मैन्योवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरवेंशन जो है नहीं करनी। और नेचुरल कफ ज़्यादा इफेक्टिव होता है बनस्पत चेस्ट कंप्रेशंस के। लेकिन अगर नहीं खांस रहा और बोल भी नहीं रहा, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, तो फिर हम ये मैन्योवर्स करेंगे, ठीक है। चेस्ट थ्रस्ट मेथड और ये बैक स्लैप अल्टरनेट करते रहेंगे जब तक रिमूव नहीं होती। और 1 साल से, लेकिन अगर बड़ा बच्चा है तो उसमें ये हेमलिश मैन्योवर मैंने आपको बताया। क्यों छोटे में नहीं करते हेमलिश? क्योंकि एब्डोमिनल विस्कस की परफोरेशन का रिस्क होता है। एंडोस्कोपी भी की जाएगी अगर नीचे चली गई है फॉरेन बॉडी, अगर सर्जरी करेंगे, वरना अगर नहीं रिमूव हुआ तो सर्जरी भी की जा सकती है। और लास्ट में एंटीबायोटिक इन्फेक्शन अगर सेकेंडरी डेवलप हुआ है तो। प्रिवेंशन क्या है बच्चों में, ये कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं चोकिंग और इनहेलेशन फॉरेन बॉडी की? इन्फेंट्स को ऐसे टॉयज़ बिल्कुल भी नहीं देने जो कि ईजिली वो अपने मुँह में डाल लें, छोटे टॉयज़ स्पेशली, ठीक है। फूड जो है उनको फूड को कट करके देना है, ब्रोकन या मैश्ड इनटू बाइट साइज्ड पीसेस, जो वो चबा सकें, छोटा करके, कट करके, ब्रेक करके, मैश करके उनको खाना देना है, ताकि वो एस्पायरेट ना करें। कभी भी उनको खेलते वक्त या भागते वक्त उनको फूड नहीं देना, क्योंकि वो सांस भी ले रहे हैं, भाग भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो वो ईजिली एस्पायरेट कर लेंगे, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो खेलते वक्त उनको नहीं देना। नट्स, हार्ड बीन्स, ठीक है, जो बादाम वगैरह, ये नट्स जितने भी हैं, हार्ड बीन्स हो गए, कच्ची सब्जियां, ये यंग बच्चों को नहीं देनी। च्यूएबल टैबलेट्स जो होती हैं ना, जो च्यूएबल, जो मीठी टैबलेट्स भी होती हैं, मल्टीविटामिन्स भी हैं, वो भी बच्चों को नहीं देनी, गमीज़ वगैरह, जो 3 साल से छोटे हैं, ठीक है। और बच्चों को कभी भी अपने मुंह में कॉइन्स वगैरह नहीं डालने देने, ठीक है, ये भी एडवाइस है। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से अगला टॉपिक ड्राउनिंग, सबमर्शन इंजरी स्टार्ट करेंगे।